सही बनना चाहिए हमारा। सब पता है कैसे करते हैं।
गया? क्या होता है इसका फॉर्मूला? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2u साइन थीटा बाय g। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। आया ये सब? मेरे को याद नहीं रहता यार, मैं तो डिराइव करके निकालता हूँ हमेशा। ये सब है, देख लो एक बार। ये दोनों तो सही होगा, यू कॉस थीटा इंटू यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। ये सही आया ये वाला? यही है ना? चल, तो इसका वैल्यू पुट कर देंगे। 10 स्क्वायर, हाँ, क्या रखेंगे थीटा का वैल्यू? 30 डिग्री। 30 क्यों लिखा? बिकॉज 60 डिग्री इज गिवन फ्रॉम व्हाट? वर्टिकल। जब आपने बॉल फेंका होगा तो ये दे रखा था आपको, हमें तो ये चाहिए, थीटा हमने ये मान के करा था ना, तो वी विल बी राइटिंग 30 डिग्री। उसके बाद 2 × 10 × साइन 30 डिग्री बाय जी, और 2 × 10 स्क्वायर साइन 30 × कॉस 30/g। ठीक है, ये आया ये सब आंसर आपका? टाइम क्या होता है? सिर्फ u साइन थीटा/g होता है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कैपिटल टाइम t लिखते हैं ना, कैपिटल टाइम t इज टाइम ऑफ फ्लाइट। बाय डेफिनेशन वही होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी। सिर्फ जाने का टाइम नहीं होता है ना। और ये कैसे पता चला कि ये दोनों मुझे हमेशा याद रहता है, क्यों? बिकॉज दिस इज व्हाट? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। इसीलिए मुझे ये याद रहता है हमेशा। इस पर हमेशा कंफ्यूजन होता है मुझे, ये 2 यहाँ है या कहाँ 2 है। ठीक है, तो वो मैं निकाल लेता हूँ इसमें। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, या v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as से। ये तो एकदम 100% ट्रू। ठीक है, जब कैपिटल टी पूछा है तो हम क्या निकालते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, मतलब ही उसका वही होता है, कैपिटल H, कैपिटल T और कैपिटल R। ठीक है, ये आया आंसर, कोई बात नहीं, याद रखना है। ठीक है, क्योंकि आपको जब वहां पर मिलेगा तो इस पर एक सवाल आपसे कराया जाएगा। एक सवाल कराया जाएगा थीटा 45 डिग्री पर मैक्सिमम आता है, और जब इसके बाद जो सवाल होंगे वो ऐसे फेंकेगा प्रोजेक्टाइल। ठीक है, यहाँ पर छत पर खड़ा होकर प्रोजेक्टाइल फेंकेगा, तो यही नहीं पता होगा तो छत पर खड़े होकर क्या फेंकेंगे हम? कुछ नहीं। क्या होता है ना कि जब तक आप इसको समझते हो तब तक में वो सीढ़ी छत और पता नहीं कहां कहां पहुंच जाते हैं। तो पहले यही समझा हुआ रहे तो कहीं पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, खाली जी को चेंज करना पड़ता है और कुछ नहीं। इक्वेशन रिमेन सेम, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, कहीं पर भी पकड़ोगे। दिस वन हो गया। तो velocity of b respect to a will be what? Velocity of b minus velocity of a। वेलोसिटी ऑफ बी हमें निकालना है। वेलोसिटी ऑफ ए राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। ये आया पहले आपका, ये बताइए। बी विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना दे रखा है? 13i कैप प्लस 4j कैप। ए का कितना दे रखा है? 3i कैप प्लस 4j कैप। आई आई को ऐड कर देंगे, जे जे को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये? 16i कैप प्लस 8j कैप। ये आया अपना आंसर। इसके बाद आपसे मॉडुलस पूछा है। ठीक है, तो मॉडुलस निकालने के लिए 16 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। उसके बाद ए का मॉडुलस पूछा है, तो ए का मॉडुलस तो यहीं से निकाल देंगे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, सबका अपना अपना मॉडुलस होगा। ये आया आंसर, 16i और 8j आया। मेन तो इससे मतलब है, ये लिखने में आपका 10-15 दिन चला जाता है।
तो वो सब चीज आपका बच जाएगा, ठीक है, तो आप आगे की चीजों को समझ पाओ। क्योंकि वो अज्यूम करते हैं कि आपको लिखना आता होगा, वन डायमेंशन में लिखना आता है तो समझते हैं कि आपको सेकंड दो डायमेंशन में भी लिखना आता होगा, लेकिन वो नहीं ये समझते कि आई और जे का मतलब नहीं समझ में आता क्या है, ठीक है। मतलब तो खैर मैंने भी नहीं समझाया, मैंने तो बस खाली बोल दिया एक्स डायरेक्शन में वाई और जे डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में आई और जे डायरेक्शन में वाई वाले डायरेक्शन को जे बोलते हैं, बट इसका भी अपना मतलब होता है, दीज आर ऑल यूनिट वेक्टर्स, ओके। तो उतना टाइम नहीं था अपने पास। नेक्स्ट, दिस वन, क्वेश्चन नंबर 3, चेंज इन मोमेंटम। तो पहले इनिशियल लिख लेंगे और फिर फाइनल लिख लेंगे। फाइनल लिखना आसान है, क्या है फाइनल, टू आई कैप, ठीक है। इनिशियल, इनिशियल के लिए तोड़ेंगे इसको ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे क्यों तोड़ा, क्योंकि फोर्स नीचे की डायरेक्शन में था बेटा। अगर ऐसा होता ना तो इसको ऐसे और ऐसे तोड़ते, इस एरो के डायरेक्शन में टूटेगा, ठीक है। तो डाउनवर्ड है तो एक एरो इधर और एक एरो इधर, तो ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री होगा, ये कितना होगा 60 डिग्री। तो इनिशियल में क्या लिखेंगे हम, 3, अरे 2 लिख दिया ना, 3 टू जा 2 टू जा 4 होगा ना बेटा, फाइनल मोमेंटम मास से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 4 आई कैप। इनिशियल 3 टू जा 6, 6 कॉस 60 आई कैप माइनस 6 साइन 60 जे कैप, ये आया आपका। और चेंज लिखना है तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस माइनस ऑफ माइनस प्लस, ये आया आपका आंसर। फाइनल 4 आई में से ये घटा देंगे तो माइनस 6 कॉस 60 हो जाएगा और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये आया आपका आंसर। और फोर्स क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसी को जब हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स, ठीक है। ये जो ऊपर वाला आया, तो समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप फोर्स में आ जाएगा। दोनों को 0.1 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कुछ पूछना आपको इसमें, चेंज इन मोमेंटम बहुत परेशान करेगा ये डायरेक्शन वाला। सिंगल डायरेक्शन में लिखा जाता है, दो डायरेक्शन में दिक्कत होती है। दो डायरेक्शन में दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि आप रिजॉल्व नहीं करते दोनों को। अब लिखा जाएगा, चलिए, कल भी किया था हमने एक क्वेश्चन ऐसा, है ना, करो इसको। कल भी एकदम सेम सवाल किया था, एकदम सेम सवाल है, कुछ नहीं, खाली डिजिट चेंज किया और कुछ नहीं किया, ताकि आप इसको समझ कर लिख सको क्या हो रहा है। वाई डायरेक्शन में अलग, एक्स डायरेक्शन में अलग। हो गया, तो इसको बस रिवर क्रॉस करना है। तो रिवर क्रॉस करने के लिए इसके पास अपने अलावा और तो कोई वेलोसिटी है नहीं, और रिवर तब क्रॉस होगा जब ये इधर वाला डिस्टेंस क्रॉस करेगा। तो रिवर्स क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, 10 सेकेंड। और इसी 10 सेकेंड में रिवर इसको कहां लेके चली गई होगी, थोड़ा सा आगे। तो 10 सेकेंड इंटू 3 मीटर पर सेकेंड विल गिव यू व्हाट, 30 मीटर, ठीक है। देखो इसका जो, ये समझ गए तो इसका कोई भी वर्जन अगर आएगा ना तो हम आराम से कर लेंगे। जो मेन वर्जन रहता है, जो क्वेश्चन आता है कि इसको कितने एंगल पर इधर कूदना चाहिए कि ये जस्ट अपोजिट यहीं पहुंचे, ठीक है। तो इधर कूदेगा तभी तो इधर यहां पहुंच पाएगा, है ना। इधर कूद, इधर ऐसे चला गया तो क्या होगा,
रिवर तो उसको राइट साइड ले ही जा रहा है और खुद भी राइट साइड जा रहा है, तो खुद भी राइट साइड जाएगा तो कभी ओ पर पहुंच पाएगा क्या? नहीं ना। उसको अगर अगर वो लेफ्ट साइड कूदे, ठीक है, तो इसके पास अपनी एक वेलोसिटी होगी और रिवर उसको दे रहा होगा, प्लस एक वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी होगी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कितने एंगल पर इधर कूदेगा कि यहां पर ये जीरो पर पहुंचे। ठीक है, तो वो करने के लिए पहले तो ये पता होना चाहिए कि बराबर क्या करते हैं। क्या बराबर करते हैं? टाइम। वहां पर भी टाइम ही लिखना पड़ेगा एंगल निकालने के लिए। ठीक है, तो जब करेंगे तब देखा जाएगा, बट ये समझ में आया आपको? दो अलग अलग डायरेक्शन इज रिलेटेड बाय व्हाट? टाइम। करिए ये आसान सा सवाल। You have to calculate net force acting on a body in x direction. अरे इतना क्या लिख रहे हैं आप इसमें? ये तो सबसे आसान सवाल है। हाँ, नेट फोर्स एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको तोड़ो ना। इसको क्या लिखोगे? 20 sin 30 जे कैप। इसको क्या लिखोगे? 20 cos 30 माइनस आई कैप। उल्टा है ना बेटा? ठीक है, इफ दिस इज पॉजिटिव, उधर वाला क्या होगा? नेगेटिव। तो माइनस आई कैप, और ये क्या लिखा हुआ है? 10 i कैप। एक्स डायरेक्शन वाला चाहिए, जोड़ देंगे दोनों को। 10 i कैप प्लस माइनस ऑफ 20 cos 30 i कैप। ठीक, तो ये कितना होगा? √3/2। दिस विल बी 10। so 10 i कैप minus 10 √3 i कैप, this will give you 10 minus 10 √3 i कैप। ये नहीं आया आपका? इसमें क्या क्या सोच रहे थे आप जो आपसे नहीं हुआ? बोलिए। हाँ, ये तो सब मुझे लगा ये तो तुरंत बन जाएगा। इसमें क्या सोच रहे थे हम जो हमसे नहीं बना? अच्छा एक बात बताइए, क्या हम दोनों को तोड़ सकते हैं? 20 को तोड़ सकते हैं दो एक्सेस में? हाँ, मैंने तो आपसे पूछा कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन एक्स डायरेक्शन बता दीजिए, तो बस खाली एक्स वाला लिख देंगे, और क्या करेंगे? दोनों को तोड़कर जोड़कर एक्स लिख देंगे। नेट कैसे लिखते हैं? इसी तरीके से लिखते हैं ना। 10 i कैप में -20 जोड़ना है, तो वही आंसर आएगा। या घटा के लिखो, या अगर मैं आपसे ये पूछा होता तो ये कैसे करते, ये बताओ। ये कैसे करते ये बताओ पहले। जोड़ते कि नहीं जोड़ते? क्या जोड़ते? 30 न्यूटन करते नहीं करते? और अगर ये पूछा होता, इतना तो पता है ना हमें, कि क्या करते हैं इसमें? 20 - 10, 10 न्यूटन लिखते। यही लिखते क्योंकि एक डायरेक्शन में था। तो अभी भी तो वही कर रहे हैं, अलग क्या कर रहे हैं, बस तोड़ कर लिख रहे हैं दोनों। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन एक्स डायरेक्शन। ऐसे ये सब तो एक्सपेक्टेड है यार, ये सब तो हो जाना चाहिए। लिखो, चलो लिखो।
सब पर न्यूटन का सेकंड लॉ लगाना है, ठीक है। क्या बोलते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ? फोर्स इज नॉट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके। नेट फोर्स acting on a body is equals to mass into acceleration. मॉडिफाई करेंगे सेकंड लॉ को, ओके। पहले वाले में नेट वेट जो भी है सब क्या है, 10 न्यूटन। तो 10 विल बी इक्वल्स टू 2 kg इंटू इट्स एक्सेलरेशन। तो ए का वैल्यू कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन चूंकि स्ट्रेट लाइन मोशन में है, जिधर बड़ा उधर एक्सेलरेशन, तो इधर लिख लेंगे ए इज दिस, ठीक है। ऐसे हैबिट डालते हैं, ठीक है। कभी कभी नहीं पता चलेगा कि ए किधर है तो मान लेना होता है कि ए इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अच्छा, ए इस डायरेक्शन में है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एफ नेट। तो हमने इसी डायरेक्शन में माना है तो पहले इसी को लिखा जाएगा, 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए। ए का वैल्यू विल बी 5/2। ये आया आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद थर्ड, अरे एक ही डायरेक्शन में था ना दोनों, ऐड करेंगे 15/2। नेक्स्ट, ये दोनों उल्टे डायरेक्शन में है ना, उल्टे डायरेक्शन में मान लेंगे इधर एक्सेलरेशन। so 10 न्यूटन minus 5 Newton is equals to 2 into A. This will be 5/2, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फोर्थ, सिंस दे आर मूविंग टुगेदर, ये मैंने आपको लिख के दिया है, जब आप और पढ़ लेंगे तो आपको पता भी करना होगा कि दोनों मूव कर रहे हैं कि नहीं साथ में, जब फ्रिक्शन वगैरह सब लगेगा। मैंने लिख के दे दिया मूविंग टुगेदर। तो अगर मूविंग टुगेदर का आता है क्वेश्चन, पता चल जाता है आपको कि दोनों मूव कर रहे हैं, तो दोनों को एक जैसा सिस्टम मानते हैं, ठीक है। दोनों आपस में चिपके हुए, ठीक है। तो हम इसमें इक्वेशन क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ द सिस्टम 2 + 3 into its acceleration। तो पूरा सिस्टम, ए का वैल्यू विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। अब ये मूविंग टुगेदर होगा या नहीं होगा 10 न्यूटन के फोर्स लगाने पर, जब फ्रिक्शन वगैरह दे रखा होगा, ये फाइंड आउट करना पड़ता है, ये सीखना पड़ता है कि कैसे होगा। उसके लिए एल्गोरिदम है, वो आप सीखेंगे, ठीक है, मैकेनिक्स में। तो ध्यान से समझना, ये हम कब लिख सकते हैं, जब दोनों साथ में आया तो। अगर दोनों साथ में मूव नहीं कर रहा होगा तो दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बनाना होगा, ठीक है, फ्रिक्शन विक्शन लगाकर, और उसके बाद लिखना होगा सेपरेट दोनों के लिए, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या ये हमने नहीं पढ़ा है और हम पढ़ेंगे भी नहीं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये करिए जल्दी से।
जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं जो अलग हैं जो नई हैं वो मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन के तौर पर पूछ लिया है, सारा रिवीजन के लिए। आगे बढ़ा के फाइनल कर लेना, ठीक है। और हो सकता है उस पेपर में सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट ना हो पाए, ये स्कूल वाला टेंडेंसी थोड़ा हटा के चलना होगा, है ना। जो आता होगा उसको बनाते जाना है, नहीं तो छूट जाएगा सवाल पेपर। ये हो गया फाइंड ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, एंगल डिवाइडेड बाय टाइम। फर्क यही है कि यहाँ पर 120 डिग्री नहीं लिखेंगे, 120 को पाई में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने क्या सीखा, 2 पाई का 360 डिग्री होता है, तो 120 डिग्री का कितना होगा, 2 पाई बाय 360 इंटू 120, तो 2 पाई बाय 3। तो 120 डिवाइडेड बाय 3 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 3। तो टाइम 3 सेकंड्स दे रखा है ना, t इक्वल्स टू 0 से शुरू किया, 3 इक्वल्स टू 3 सेकंड, तो आंसर क्या आएगा, 2 पाई बाय 9। एंड व्हाट इज द यूनिट, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, थीटा को हम रेडियन में यूज करते हैं, टाइम तो हमेशा सेकंड में रहता है, तो रेडियन पर सेकंड। ध्यान रखना है, थीटा एंगल है, एंगल को कन्वर्ट करना होता है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये है रिलेशन। चलिए इसके बाद वाला तो आसान है, आराम से आपने कर लिया होगा। अगला सवाल 7 नंबर हो गया। 7 नंबर, वीटी से एक्सेलरेशन निकालना है, तो इसका मतलब क्या निकालना है, स्लोप। स्लोप क्या होगा बेटा, tan थीटा विच इज इक्वल्स टू 5 बाय 2, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, रिटार्डेशन निकालना है, तो मतलब रिटार्डेशन इधर वाला होगा, अगेन इट विल बी सेम, बस फर्क क्या होगा, -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 डिवाइडेड बाय 2। एंड डिस्प्लेसमेंट विल गिव यू व्हाट, कैसे निकलेगा, एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व सब पॉजिटिव में ही है, तो घटाने जोड़ने का कोई यही नहीं है। ठीक है, 4 × 5, दिस विल गिव यू व्हाट, 10 मीटर। ये आया आपका आंसर। ठीक है, ये लास्ट
व्हेन v इज अ फंक्शन ऑफ x तब एक्सेलरेशन निकालना है, और व्हेन v इज अ फंक्शन ऑफ t तब एक्सेलरेशन क्या आएगा 2 सेकेंड पर, वो निकालना है। करो। ये भी कोई दिक्कत है तो पीछे जाकर देखिए कि कैसे निकालता है। ओके, इससे एक्सेलरेशन कैसे निकलता है बेटा, जब x दे रखा होता है तो v इंटू dv बाय dx। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे v को x में, d बाई डी एक्स ऑफ 2x², ये 2 मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ x², x² का dx करोगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2x विच इज इक्वल टू व्हाट 4x। ये आया अपना 4x। तो dv बाई dx को क्या लिखेंगे 4x। v को क्या लिखेंगे, v तो पहले से ही पता है 2x², क्या आ जाएगा ये 8x³। अब x का वैल्यू क्या है 2 मीटर, एक्सेलरेशन क्या होगा 8 इंटू 2 का क्यूब, 64 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आया आंसर आपका, ये अलग है, ध्यान रखिएगा। v dv बाई dx से एक्सेलरेशन निकलता है। कैसे निकलता है वो मैंने आपको दिन करा के दिखाया था, बट अभी रिक्वायर्ड नहीं है वो, ठीक है। ये तो कर लिया होगा, dv बाई dt, dv बाई dt करोगे तो ये क्या आएगा कांस्टेंट आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको 2 से कोई लेना देना ही नहीं है ना, 2 पर पूछे, 4 पर पूछे, 5 पर पूछे, वही आएगा। v at 2 seconds, 2 2 are 4 plus 1 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। कैसे निकाला 2 इंटू 2 प्लस 1, ये कैसे निकाला d बाई डी टी करके 2t प्लस 1 का। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे इंटीग्रेट करके 2t प्लस 1 को, तो अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे 2t और 1 को। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t² बाई 2 इंटू 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t, t का वैल्यू पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर विल गिव यू 4 प्लस 2, दिस विल बी हाउ मच 6 मीटर। ये आया आपका आंसर 6 मीटर,
थोड़ा सा अलग है, बट यू हैव नो ऑप्शन। कुछ पूछना है आपको इसमें? चलिए, कल जो था स्ट्रिंग तक हमने करा था, ठीक है। स्ट्रिंग में एक चीज लिख लीजिए, देखो बेटा, स्ट्रिंग का जो पोर्शन है, यहां पर भी स्ट्रिंग 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 है, हर जगह वो स्ट्रिंग है ना, वो किसी स्ट्रिंग के पार्टिकल से बना होगा। तो मासलेस स्ट्रिंग के केस में आप ये जो टेंशन लिखते हो, आप इस पॉइंट पर टेंशन लिख दो, या इस पॉइंट पर टेंशन लिख दो, या इस पॉइंट पर टेंशन लिख दो, वो क्या आएगा? सब सेम। तो टेंशन एट ऑल पॉइंट्स विल रिमेन सेम, ये भी लिख लो। massless tension at all points in the string will remain same. ओके, और ये किसके लिखा है हमने? massless के लिए। मास के वाले स्ट्रिंग के लिए क्या होगा? अलग अलग, डिफरेंट, ठीक है। टेंशन डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, वो इंटीग्रेट करके आप निकालेंगे बाद में एट डिफरेंट पॉइंट्स। बट शुरू में 1-2 महीना मासलेस ही चलता है यार, ठीक है। तो मासलेस वाला दिमाग में रखना, ऑल पॉइंट्स। ये इसका क्या फायदा होता है? बिकॉज देखो ध्यान से, से फॉर एग्जाम्पल देर आर 2 ब्लॉक्स, ठीक है, ऐसे करके धागे से लटका हुआ, ऐसा धागा है बीच में। तो दो ब्लॉक्स जो हैं आपस में, अगर इन दोनों का रिलेशन लिखना है, तो दोनों का रिलेशन किसके थ्रू लिखाएगा? स्ट्रिंग के थ्रू लिखाएगा, ठीक है। और स्ट्रिंग में क्या आता है बेटा? टेंशन। तो यहां जो टी आएगा और यहां जो टी आएगा, दोनों क्या आएगा? सेम। कब? जब स्ट्रिंग क्या होगा? मासलेस, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब कैसे लिखाएगा फोर्स, वो अलग बात है। ये इसका यही फायदा होता है, ये जो मासलेस हम अज्यूम करते हैं, वो इसलिए अज्यूम करते हैं कि एक ही धागा में, अगर धागा एक ही होना चाहिए बेटा, 2 धागा आ गए तो दोनों अलग अलग, T1 और T2, है ना। इस धागे में T1 चलेगा, दूसरे धागे में T2 चलेगा, समझ में आ रहा है? एक ही धागे में टेंशन क्या रहेगा? सेम, ठीक है। नेक्स्ट इज पुली। वहां वाला तो देखा ही होगा आपने, पुली, है ना। देखा है ना कुआं वाला पुली? कुआं देखा है? कुआं वो भी नहीं देखा, ठीक है। पुली में भी 2 केसेस के क्वेश्चंस होते हैं, एक मास वाला पुली, ठीक है, और एक मासलेस। ये तो बाद में पढ़ेंगे। मासलेस पुली, ठीक है, मासलेस पुली। तो मासलेस पुली जो होगा, इस तरीके से धागे से इस तरीके से बंधा हुआ होगा, ठीक है। तो धागा का यहाँ टेंशन लिखेंगे, धागा का यहाँ टेंशन लिखेंगे, ठीक है। पुली मासलेस है तो यहाँ mg नहीं लिखेंगे, है ना। पुली का तो कोई मास नहीं आएगा ना। तो पुली पर इस तरीके से टेंशन लिखा जाता है, ठीक है। एक जो चीज समझनी है वो क्या, से फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ये अगर आप समझ गए तो पुली का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। ऐसे पुली बंधा हुआ है,
सपोज ये लाल वाले स्ट्रिंग में टेंशन T है इधर, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन कितना आएगा? कुछ सोच कर। इक्विलिब्रियम में है सब, कोई एक्सेलरेशन नहीं है कहीं भी, सब इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन। इस वाले, अच्छा एक बात बताओ, सेम आएगा अलग अलग आएगा, ये बताओ क्या लगता है, सेम आएगा अलग अलग आएगा? ये दोनों अलग अलग स्ट्रिंग है ना, इट विल बी डिफरेंट। ठीक है, कैसे लिखेंगे? लाल वाले धागे को दोनों साइड से देखेंगे, लाल वाला धागा नीचे क्या ला रहा है? टेंशन। इस साइड भी क्या होगा? टेंशन। T प्लस T विल गिव यू व्हाट? 2T। 2T का फोर्स डाउनवर्ड्स लग रहा है, तो इक्विलिब्रियम के लिए 2T किधर लगेगा? ऊपर, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से आप पुली वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। सेम धागा पर टेंशन सेम रखिएगा, और वो धागा अगर ऊपर जाकर मिल जा रहा है तो ऐड होगा। ठीक है, इस तरीके से नेट विल बी 2T। बस पुली में इतना ही, और भी बनता है ना? ऐसा, फिर इसमें ऐसे घुमाएगा, फिर यहां से दो तीन घुमाएगा, फिर यहाँ पूछेगा यहाँ T है तो यहाँ क्या होगा। ठीक है, ऐसे ही निकलेगा आंसर। अगर आपने एक पर लिखना सीख लिया तो आप किसी पर भी लिख पाओगे। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है आपको इसमें? चलिए, देखो डायनेमिक्स में और भी चीजें हैं, ठीक है, बट इतना काफी है आपके लिए वहां स्टार्ट करने के लिए। सो इतना में 1 महीना तो काट ही देंगे वो लोग। आपको अगर और फोर्स में कुछ पूछना है अपने तरफ से तो आप अपनी तरफ से पूछ सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा रिक्वायर्ड है। नॉर्मल रिएक्शन वगैरह अगर आपने लिखना सीख लिया अभी तो इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। फ्रिक्शन पर बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बताइए, कुछ आपको पूछना हो फोर्स में, आपने 9th में कुछ पढ़ा हो, या कहीं अभी भी कुछ पढ़ा हो जो आपको नहीं समझ में आया हो, मोशन फोर्स में कुछ भी। तो इसके बाद फिर ग्रेविटेशन है, वर्क पावर एनर्जी है, हो सकता है पहले ही हो जाए तो एक मूल कंसेप्ट भी पढ़ा देंगे आप। ठीक है, bonanza, मूल कंसेप्ट, टाइम बच जाएगा। कुछ पूछना है? इतना ही पढ़ लो, बहुत है। ठीक है, इट्स मोर देन एनफ। इतना कम मैं सही बता रहा हूँ, इतना तक पहुंचने में बेसिकली 9 लेक्चर्स के अराउंड वेक्टर्स का लगेगा, 9 काइनेमेटिक्स का लगेगा, और 5, 18, 5, 23। ठीक है, 4 वीक्स, assuming 4 days a week। ऐसा ना करना वहां जाकर कि यही सब चीजों में फंसे रह गए, आगे पढ़ते रहना है, नहीं तो पता चला फिर 1 महीना बाद आप पीछे हो गए। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशन। आपको कुछ पूछना अलग से फोर्स में तो पूछ लीजिए बेटा, कैसे लिखते हैं, क्या इक्वेशन होता है, नहीं होता है। बाकी इससे ज्यादा अभी रिक्वायर्ड नहीं है एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रेविटेशन। ठीक है, वो एनसीईआरटी मैंने आपको भेजा था, वो आपने बना लिया? एग्जाम्पलर का क्वेश्चन भेजा था मैंने आपको, बना लीजिएगा, अच्छा सवाल है उसमें, और जो डाउट होगा पूछ लीजिएगा। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन में पहला पार्ट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो डायग्राम बनाएंगे हम। दो बॉडीज हैं, ठीक है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, दोनों का एक सेंटर है।
सेंटर पर हमने लाइन को ज्वाइन कर दिया है और लाइन पर दो एरोज बना दिए इस तरीके से, और इसका डिस्टेंस लिखा है r, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सेज दैट force acting between these two objects is directly proportional to the product of masses. Also, force acting between these two objects is inversely proportional to the square of the distance between them. ठीक है, दो चीज। तो वेक्टर में बेटा हमने फोर्स को क्या डिफाइन किया था? इट वाज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इन दोनों से तो हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। डायरेक्शन के लिए क्या होगा? इट विल एक्ट along the line joining the centers। देखा हमने रेड रेड लाइन कहां बनाया? ऐसे तो नहीं बना दिया था, ऐसे नहीं बनाया ना? क्या बनाया? ऐसे भी नहीं बना दिया, क्या बनाया? दोनों के सेंटर को जोड़कर। इट विल बी एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर। फोर्थ, ये एरो मैंने कैसे बनाया? ऐसे, उल्टा तो नहीं बनाया ऐसे करके। दिस, इसका क्या मतलब होता है? द फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। फोर्स क्या होता है? अट्रैक्टिव इन नेचर। तो ये चार पार्ट्स हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के। ठीक है, चार पार्ट्स हैं आपके यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के। ठीक है, अब पहले दोनों को कंबाइन करेंगे। कैसे कंबाइन करते हैं? F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो इक्वल टू का साइन हटता है, और एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है जिसको हम क्या बुलाते हैं? कैपिटल G। ठीक है, सो दिस इज इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। ठीक है, ये हमने क्या लिखा है? मैग्नीट्यूड। वेक्टर नहीं लिखा। 11th में आप इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना सीखेंगे। ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में क्या आएगा? G m1 m2 बाय r क्यूब, और यहां पर आएगा r वेक्टर। ठीक है, ये सीखेंगे आप, ये मैं छोड़ दे रहा हूं क्योंकि अभी वेक्टर सीखा नहीं ना, दो के बीच में वेक्टर कैसे लिखना है। तो वहां ये मत समझना कि आर स्क्वायर था तो आर क्यूब था। ठीक है, ये आर क्यूब जो होता है ये ऐसे आता है। ठीक है, अभी भी आर स्क्वायर ही है। इस आर वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये आर स्क्वायर और ये आर मिलकर क्या बन जाता है? आर क्यूब। ठीक है, अभी भी आर स्क्वायर ही है, वो कटेगा। ठीक है, बट वेक्टरली कैंसिल आउट होंगे। ठीक है, सो दिस इज द मैग्नीट्यूड। फाइंड द यूनिट ऑफ जी। निकालिए यूनिट जी का, याद करके नहीं, निकालना है यूनिट। यूनिट ऑफ कैपिटल जी। यूनिट ऑफ कैपिटल जी। आ गया? तो फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा? न्यूटन। जी का यूनिट निकालना है। m1 इंटू m2 विल गिव यू व्हाट? kg का स्क्वायर। r स्क्वायर विल गिव यू व्हाट? मीटर का स्क्वायर। हमें जी का यूनिट चाहिए तो मीटर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, विच गिव्स यू व्हाट? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये आया आपका आंसर, जी का यूनिट। और जी का वैल्यू क्या होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। Now, sometimes in solving questions, this 6.67 is written as
20/3 into 10 raised to power minus। आई होप हमने वो वैल्यू याद कर लिया होगा, tan 53 और tan 37। याद रखिएगा इन दोनों वैल्यूज को, भेजा था मैंने कल, याद कर लिया ना उसको, याद करना है। tan 53 और tan 37 डिग्री का वैल्यू, डिग्री 53 डिग्री और 37 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, ठीक है। तो ये कैपिटल जी का वैल्यू, इसको हमने बोला क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल बेटा? कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चले जाओ, जी का, कैपिटल जी का वैल्यू क्या रहेगा, सेम। दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, मार्स पर चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, जी का वैल्यू क्या आएगा, दिस वन 6.67 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। सपोज दिस इज अर्थ, अर्थ का ये सेंटर है और अर्थ का ये रेडियस है, और यहां पर अपना एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो बेसिकली वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अभी पोल और इक्वेटर में नहीं जाएंगे, ठीक है, पोल और इक्वेटर पर अलग अलग आएगा, बट जनरली सरफेस ऑफ अर्थ पर अभी निकाल रहे हैं, ठीक है। नाउ दिस इज स्मॉल मास m, ये आप अभी निकालेंगे। कैन यू राइट द फोर्स ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच में, अर्थ और छोटा मास के बीच में, लिखिए जरा। अर्थ और छोटा मास जो m है, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना है। लिख लिया? क्या लिखेंगे, कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। लिखा हमने ये सभी ने? नाउ राइट डाउन द वैल्यू ऑफ फोर्स फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। अभी लिखना सिखाया ना, एफ नेट। ऑन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का न्यूटन के सेकेंड लॉ से फोर्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। लिखेंगे नहीं लिखेंगे? ये वाला मास स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आएगा, जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर, ठीक है। इसी एक्सेलरेशन को हम क्या बुलाते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी ए को क्या बोल देते हैं, जी। हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, मास ऑफ अर्थ हमें पता होता है, रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता होता है, कैपिटल जी का वैल्यू पता होता है, तो सबका वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्मॉल जी का वैल्यू विच कम्स आउट टू बी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ रख दीजिए, रेडियस ऑफ अर्थ रख दीजिए और कैपिटल जी का वैल्यू रख दीजिए, यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, ठीक है। क्लियर है? कुछ पूछना है आपको इसमें? ठीक है। 9.81 एक चीज और, एक टर्म लिखिए, फ्री फॉल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल?
when an object experiences only gravitational force, एयर रेसिस्टेंस भी जीरो, ठीक है, एयर रेसिस्टेंस भी नहीं है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, देन इट इज सेड टू बी इन फ्री फॉल, then it is said to be in free fall. ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाकर फिर नीचे आया, ठीक है, एयर रेसिस्टेंस जीरो है, तो इनमें से कौन सा वाला फ्री फॉल में होगा? बताइए, सेकेंड वाला। अंग्रेजी के चक्कर में फंसेंगे तो यही कांड होगा। डेफिनेशन क्या लिखा हमने? इट इज ओनली एक्टेड बाय व्हाट? जब ये ऊपर जा रहा है तो इसके ऊपर और कोई फोर्स लग रहा है क्या ग्रेविटी के अलावा? नहीं ना, तो टेक्निकली दैट इज ऑल्सो इन फ्री फॉल। दिस इज अ मिसनोमर। डेफिनेशन से जाना है फिजिक्स में, फॉल से नहीं फंसना है ना, फ्री फॉल। टेक्निकली दैट इज ऑल्सो इन फ्री फॉल, फर्स्ट वन, ठीक है, बाय डेफिनेशन वो सही है। आगे जिसको गलत बोलना है बोल सकते हैं। सिखाते हैं लोग, ठीक है, पता नहीं वहां क्या सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे, कि ये फ्री फॉल है, फॉल वर्ड लिखा हुआ है तो नीचे आना चाहिए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स बेसिकली फ्रॉम डेफिनेशन सेज दैट व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स बस एक्ट करना चाहिए और कुछ नहीं, दाया बाया जाए इट विल बी इन फ्री फॉल। कोई जरूरी नहीं है इसी को फ्री फॉल बोले, दिस विल बी ऑल्सो फ्री फॉल। इधर उधर जाए, फोर्स खाली नीचे लगना चाहिए, वो भी ग्रेविटी का, दैट इज ऑल्सो अ फ्री फॉल। ठीक है, क्लियर है बेटा? फ्री फॉल क्लियर है सभी को? गलत नहीं करना है इसको, है ना? चलिए फिर इसके आगे कल किया जाएगा।